हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा आज आपको अपने चैनल पर बताऊंगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके पहले भी हम आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बता चुके हैं उत्तल दर्पण के लिए। आज हम आपको उत्तल दर्पण के लिए बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है उत्तल दर्पण का, जिसमें ध्रुव है, फोकस है और वक्रता केंद्र है। अब एक प्रकाश की किरण ली है हमने मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, हम इस किरण को कंप्लीट करते हैं। यह परावर्तन के बाद फोकस से पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यह हो गई हमारी आपतित किरण और यह हो गई परावर्तित किरण। अब हम अभिलंब खींचेंगे इस आपतन बिंदु पर, ठीक है। तो यह अभिलंब कहाँ से जाएगा? केंद्र से जाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा अभिलंब होती है। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि हम एक और प्रकाश किरण लेते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में, और वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये भी मान सकते हैं। तो देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं इस आपतित किरण को ए बी, जहां पर बी क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। तो देखिए, बी वक्रता केंद्र सी है, इसको हम डी नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ई। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं, लेकिन हम यहां पर थीटा लिखेंगे। अब देखिए, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। लेकिन क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, नियम में हमने पढ़ा है, और आपतन कोण अगर हमने थीटा लिखा है तो परावर्तन कोण भी थीटा लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह पर भी हम थीटा लिखते हैं। ये हो गया। अब देखिए, हम लिखेंगे यहां पर परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, आपतन कोण है क्या? कोण ए बी ई, ये है आपतन कोण। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण क्या है हमारा? डी बी ई। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोण डी बी ई। ये हो गया। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, ए बी और पी सी दोनों समांतर हैं, क्योंकि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है। ए बी और पी सी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है? आपस में समांतर है। इन्हें मिला कौन रहा है? ई बी सी रेखा इनको मिला रही है, बीसी रेखा मिला रही है। तो दोनों कोण बराबर होंगे। कौन कौन से? कोण ए बी ई, यानी कि ये वाला कोण, और कोण सी, जिसको हम पढ़ेंगे कोण बी सी एफ। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है। ये कोण कौन से कोण होंगे? याद आया? ये संगत कोण होंगे आपस में। तो देखिए, हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग ए बी और पी सी रेखाएं समांतर है, अतः कोण ए बी ई बराबर होगा कोण बी सी एफ के। बी सी एफ के। अब देखिए, दिख रहा है यहां पर कि ए बी का मान क्या है? थीटा है। तो बी सी एफ का मान भी क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां पर भी हम थीटा लिख देते हैं। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखते हैं। देखिए, दोनों के बाएं पक्ष क्या है? बराबर है। तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। कोण डी बी ई बराबर किसके होगा? कोण बी सी एफ के। अब देखिए, पुनः चित्र में देखते हैं तो दो कोण और बराबर हैं आपस में। गौर से देखिए, कोण डी बी ई और कोण सी बी एफ, यहां पर जो कोण बन रहा है, कौन से कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर चित्र में कोण डी बी ई बराबर किसके होगा? कोण सी बी एफ के। समीकरण
4, इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब पुनः समीकरण 3 और 4 से देखिए, फिर दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 और 4 से। देखिए हमारी हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आप लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं समझते जाइएगा, और फिर ऐसे में टाइम भी लगेगा। समीकरण 3 और 4 से तो कोण BCF किसके बराबर होगा, कोण CBF के। कोण BCF बराबर होगा किसके, कोण CBF के। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3 और 4 से हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली। और ये फिगर में दिख भी रहा है कि BCF किसके बराबर है, CBF के। तो जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो BF रेखा जो है किसके बराबर होगी, FC के। क्यों होगी, हम पीछे इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यहां पर लिखेंगे अतः BF बराबर FC। अब देखो, अगर दर्पण का द्वारा छोटा हो तो BF बराबर होगा किसके, PF के। ये भी हम पीछे आपको बता चुके हैं। अगर द्वारक बहुत छोटा होगा, बिंदु P को बिंदु P के पास अगर माना जाए तो यहां से जो रेखा खींची जाएगी PF और BF लगभग दोनों बराबर होंगी। तो देखिए BF के स्थान पर PF लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो BF के स्थान पर PF लिखेंगे हम, और ये हो जाएगा, यहां पर देखिए नीचे समझ में नहीं आएगा, ये हो जाएगा PF बराबर FC। हो गया, BF की जगह PF लिख दिया तो हो गया BF बराबर, तो PF बराबर FC। अब दोनों पक्षों में PF जोड़ देते हैं, PF प्लस PF बराबर FC प्लस PF। जोड़ दिया। अब देखिए जोड़ने से क्या होगा, PF और PF हो जाएगा 2PF बराबर FC और PF क्या होगा, चित्र में देखिए FC दिख रहा है प्लस PF ये दिख रहा है, तो FC प्लस PF एक बार में लिखेंगे क्या होगा, PC। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC। अब देखिए PF क्या है, चिन्ह परिपाटी के नियम से PF यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो हो जाएगा 2f। एक और चीज कि दाईं ओर मापी जा रही है इसलिए धनात्मक होगी। उसी तरह से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी PC, यह भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। अब यह भी क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि ये भी दाईं ओर मापी जा रही है। तो हम लिखेंगे 2f बराबर r, और 2 को उधर भेज देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यह हो गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध।